नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति, परसों डिबेट में संदीप चौधरी जी ने बड़ा अच्छा विश्लेषण किया है। देश के किसान की और सरकार की नीयत की स्थिति को काफ़ी स्तर से स्पष्ट किया है। अब समझे ना समझे ये देश का सवाल है, लेकिन उन्हीं को कोट करते हुए मैं अपनी भाषा में अपने माध्यम से उनकी जानकारी को अन्य लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। उनके कहे अनुसार सरकार से क्वेश्चन किया उन्होंने कि सरकार कहती है 2022 तक हम किसान की आय दोगुनी कर देंगे। तो जानकारी में लिया गया कि भाई आप कौन सी आय दोगुनी करेंगे। तो सरकार के तत्कालिक कृषि कल्याण मंत्री और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी, वो भी और उनके मुखिया लगातार दावा करते हैं कि हम देश के किसान की आय दोगुनी करना चाहते हैं। तो उनसे पूछा कि अब क्या मानक है, वर्तमान में किसान की आय कितनी है, तो उन्होंने उसका डाटा नहीं बताया कि हमारे पास इस तरह का कोई डाटा नहीं है। 2020 के लास्ट की वो आरटीआई में सूचना मांगी तो उन्होंने मना कर दिया, हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि 2013 में NSSO, एक इनकी सरकार की एजेंसी है, उनके अनुसार किसान की आय 6,400 समथिंग थी एवरेज। फिर 2016-17 में नाबार्ड के आंकड़ों के अनुसार किसान की आय 8,938 रुपये के आसपास थी। तो इसके अनुमान से निकल के ये आता है कि लगभग 200 रुपये पर डे एक किसान की आय है, मतलब 5 व्यक्तियों के अनुसार तो 61 रुपये पर व्यक्ति डेली की आय है। तो इससे देख लीजिए क्या भयावह स्थिति है और सरकार कौन सी आय दोगुनी करेगी, बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। वो व्यक्ति जो कृषि से संबंधित होने के बावजूद भी या उसके पुरखों ने किया, आज वे नौकरी करके व्यापार करके अगर वे मौज ले रहे हैं तो वे उस अपने पुरखों की पुरखों पर दया करें या उस काम पर थोड़ा सा वो रखें। और वो व्यापारी लोग या व्यवसायी लोग जो ये कहते हैं कि ये टैक्स नहीं देते हैं, ये सब्सिडीज़ लेते हैं, अपमानित करते हैं, तो वो भी अब विचार कर लें। तो आप इनको ऐसे कह के अपमानित ना करें। तो ये तो इनका ये था। तो उन्होंने ये भी बताया कि इसमें जो हरियाणा और राज्य के जो इन दो किसानों के प्रदेशों की आय कुछ ज़्यादा है। पंजाब के 18,000 के आसपास बैठती है, जो इसे 9,000 समथिंग बताइए, और 14,000 हरियाणा की है, 7,000 मध्य प्रदेश की है, बिहार की 3,000 प्रति महीना है। तो ये भयावह स्थिति है। और इसी में इनके घटक दल के नेता ने कहा कि वर्तमान में जो कहते हैं कि बड़े छोटे किसान की, उन्होंने बताया कि 1 हेक्टेयर के किसान 67% है। यानी जो ये कहना था कि भाई छोटे किसान 86% हैं 2 हेक्टेयर तक के, उनमें से 2 हेक्टेयर में 67% तो 1 हेक्टेयर वाले हैं, यानी कि 2.5 एकड़ 2.5 किले, यानी कि 12.5 बीघे ज़मीन के मालिक हैं, जिनकी स्थिति 67% किसानों की है। अब 86% में जो आ जाते हैं वे लगभग 19% वे किसान हैं जिनकी 2 हेक्टेयर ज़मीन है, यानी कि 19% देश में किसान लगभग 25 बीघे के काश्तकार के आसपास हैं। और अब आ जाते हैं 14% बचता है, उसमें 5 से 10% के बीच में। तो ये आंकड़ा बिल्कुल सही निकल के आता है कि इसमें देश के किसान जो है बड़े 0.01% हैं। और ये बार कल बड़ा एक इनके प्रवक्ता भी हैं, पत्रकार भी हैं, कैसी उनकी या तो जहनियत या गुलामियत या वफादारी दिखाना, चोरों के साथ वफादारी करके या अपना आजीविका चलाने के कारण या पद के भूखे, धन के भूखे, वो प्रवक्ता इनके क्या नीचता दिखा रहे थे कि वहाँ पर जो धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वे गरीब किसान नहीं हैं, वे ओडी में चलने वाले लोग हैं, ऐसे करके वो अपमानित कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर ये बताया, उसका भी आंकड़े आए कि देश में ओडी वाले किसान 2400 हैं कुल। ओडी या उसके इक्वल जो जिन्होंने किसान के व्यवसाय दिखा करके जब वाहन खरीद रखे हैं। तात्पर्य उसमें है कि 2400 किसान में कुछ बड़े किसान भी होंगे, मैक्सिमम ब्यूरोक्रेट्स, नेता, व्यापारी जो फार्म हाउस चलाते हैं और उस फार्म हाउस के आय पे उन्होंने अपनी ओडी खरीद रखी है। तो ये 2,500 किसान है, इससे लज्जित होने। जैसे मैं किसान 22 साल से खेती नहीं कर रहा हूँ। आज वर्तमान में मेरे पास 2 बीघे ज़मीन है, मैं भी गाड़ी रखता हूँ, तो मैं भी बड़ा किसान हूँ क्या? ये मैंने अन्य व्यवसाय से काम करके अपने बच्चों को पालन पोषण करने के लिए ये मैं चला रहा हूँ। ऐसे मेरे जैसे मेहनतकश किसान बहुत होंगे जिनकी आमदनी नहीं है, जिनके बच्चे सर्विस में हैं या विदेश में जब पंजाब में भेज रखे हैं, जो वहाँ यहाँ कष्ट उठा करके
उन पैसे को कमाते हैं और आप उन्हें लज्जित करते हैं। तो ये शीशा सामने उन्होंने इन्हीं के आंकड़ों ने रखा है। इन्हीं के एक फिर प्रवक्ता और हैं बेशर्मी से, वो कहते हैं कि जी हमने इस दौरान MSP जो है उसका मूल्य बढ़ाया है, खरीदारी ज़्यादा करी है। तो आप कितना बेवकूफ़ी भरी बात करते हैं। सरकार और देश की जनता जान ले कि जब हर साल आबादी बढ़ रही है तो मेंबर बढ़ रहे हैं, तो आपकी जो गरीबों की खरीदारी है वो ज़्यादा होगी। MSP आपने बढ़ाई है, बिल्कुल ठीक है, तो अमाउंट भी बढ़ेगा। तो आप अमाउंट बताते हैं हमने इतने लाख रुपए की खरीदारी करी, इतने लाख टन करी, तो आप ये नहीं बताते कि गरीबों की संख्या बढ़ी, उसकी वजह से उनकी खरीदारी बढ़ी। आप MSP का जो रेट बताते हैं वो बढ़ा, आपने MSP पे 10-15% बढ़ाया है, लेकिन आपका यही कहना है कि जो कृषि संबंधित खर्च हैं, बिजली, पानी, खाद जो भी हैं, वे इस समय दोगुने हो गए हैं। यानी 10-15% आपने किसानों की आय बढ़ाई है, 60% आपने उनके खर्चे बढ़ा दिए हैं। तो ये सरकार झूठ बोलती है, सही आंकड़े नहीं देती है। ऐसे MSP की जो 6% ये जो गरीबों के लिए खरीदारी करते हैं उसको ऐसे भ्रमित करते हैं। किसान का, देश का जो शहरी व्यक्ति है वो सोचता है कि किसान की सारी फसल को MSP खरीदता है, इसलिए लिखित की गारंटी देने की कहते हैं और ये भ्रमित करते हैं। तो वो भी जान लीजिए। तो दूसरा इन्होंने फिर कहा कि पंजाब और हरियाणा में जो किसान के रिकॉर्डेड ज़मीन है उस पर जो MSP पे जो मंडियों में ख़रीदा जा रहा है उससे कई गुना वहाँ ख़रीदारी कैसे हो जाती है, यानी वे आड़ती मिली भगत करके। तो यही हमारा सवाल है, यही हमारी मांग थी। इन्हीं के क्वेश्चन में अगर कोई पूछे, प्रश्न खड़ा हो जाता है कि वो आड़ती हों या बिहार के आड़ती हों या मध्य प्रदेश के आड़ती हों, ये आपस में मिली भगत करके जो पंजाब में MSP और हरियाणा में मिलता है वहाँ के किसानों से सस्ता खरीद करके भारी मुनाफा कमा रहे हैं। और उस वहाँ पर सरकार, फिर वे केंद्र सरकार उस पंजाब और हरियाणा से अपने गरीबों के लिए खरीदारी कर रही है। तो भैया यही तो सब किसानों की मांग है कि आप पूरे देश में MSP करिए जिससे कि सारे किसानों की समृद्धि आ जाए। लेकिन आप उसमें भी फिर झूठ बोल देते हैं, उसमें कहते हैं जी वो गठजोड़ है। हम भी कह रहे हैं गठजोड़ है, वो लूट मचा रहे हैं। वो बिहार और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के किसानों से सस्ता खरीद करके पंजाब के वहाँ पर मिली भगत करके आड़ती वहाँ बेच देते हैं और केंद्र सरकार उनसे खरीदती है और अधिकतम खरीद रही है। आज भी पोजीशन ये है कि 80 से 85 लाख मेट्रिक टन उनके पास एडवांस है जो साल में गरीबों को देती है सरकार। अब जो खरीदेगी वो उसको बोझ माना जाएगा। तो आप प्राइवेट सेक्टर में ला रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में हम भी कह रहे थे, लेकिन उसमें सच्चाई ये भी है कि वहाँ पर जो मंडी कैसे बंद होंगी कि मंडी में खरीदार जो किसान करेगा, जो आड़ती है उसे टैक्स देना पड़ रहा है। प्राइवेट सेक्टर में उसे टैक्स नहीं देना है, तो वो प्राइवेट मंडी अपने आप से तो बंद हो जाएगी, आड़ती नहीं जाएंगे। हमें कह रहे हैं उसका समाधान के सबको आप प्राइवेट सेक्टर में भी यही करना था। जो बार बार क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि हम प्राइवेट सेक्टर में लेकर मुक्त कर रहे हैं, दलालों से मुक्त कर रहे हैं, कैसे कर देंगे? मैं बार बार पूछ चुका हूँ, अंबानी, अडानी या जो भी ऐसे हुए हैं, क्या वे सीधे खरीदारी करते हैं? वे हर मंडी में वे इतने रावण है कि वे 10-10 शरीर होकर के सर पूरे देश की जो 40,000 मंडी चाहिए, 40,000 मंडी खड़ी करके अडानी, अंबानी सब जगह खरीद लेंगे। उन्होंने भी अपने एजेंट रखने हैं, वे भी वहाँ दलाली के बिना नहीं हो सकता। इन्होंने, आप खुद ही देख लीजिए, प्राइवेट सेक्टर में आपने इसको लाए, जीवन बीमा को, स्वास्थ्य बीमा को लाए, यही कंपनी कर रही है। वहाँ पर वो कंपनी के जो एजेंट हैं वे 60, 40, 50, 30, मिनिमम 30% कमीशन उनको मिलता है। तो इससे ज़्यादा यहाँ तो आप 2.5%, 5% किसान से आड़ती को दे रही है सरकार या किसान दे रहा होगा। यहाँ जब जीवन बीमा में, स्वास्थ्य बीमा में 30%, 40% तक, 50% तक एजेंट पैसे कमा लेता है उपभोक्ता से, तो ये जो सर्विस प्रोवाइडर के नाम पे, जिनको सर्विस प्रोवाइडर करते हैं, आपने बड़ी भाषा अच्छी दे दी है, दलाल जिन्हें कहते हैं, वो दलाली नहीं होगी। वो जो जिनके जो लाखों मैट्रिक टन के जो वे बने हुए हैं, वहाँ पर वे जो दलाल हैं, जो आड़ती वहाँ खत्म हो, आड़ती यहाँ भी आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको तो आदत है खरीदने की। आप बिना मतलब उनका बवंडर दिखा करके किसान को और उपभोक्ता को लूटने के लिए, इनके पूंजीपतियों को देने के लिए ये नौटंकी कर रहे हैं। तो मेरा तात्पर्य इतना मात्र कहना था कि आपके सामने सब शीशा से उजागर हो रहा है, तो ये ध्यान रखिए और इस दर्द को समझिए। जो लोग उल जलूल गाते हैं, खेती नहीं कर रहे या नौकरी कर रहे हैं, किसान के परिवार से हैं कि जी आप में हरेसमेंट है, ये है, अरे मूर्खो, हम नौकरी छोड़ के आए हुए हैं, बहादुरी से जीवन जी रहे हैं, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, घर में क्लास 1 अधिकारी भी पैदा कर दिए हैं, स्वयं भी छाते और सीना चढ़ करके खड़े होते हैं, किसी की चाटुकारिता नहीं करते हैं, दलाली नहीं करते, व्यापार करने के बावजूद भी शान से रहते हैं, कोशिश करते हैं कि ईमानदारी से जीवन जिएँ। लेकिन जो मजबूरी सरकार और व्यवस्था प्रशासनिक के, उसमें जो रूटीन में हमें देना पड़ता है वो हम दे रहे हैं, लेकिन आत्मा कचोटती है, इस पर हम गर्व नहीं करते हैं। किसान एक ऐसे व्यक्ति है, ऐसा समाज है जो टोटल ईमानदारी पे जीवन जी रहा है और उसकी लागत मेहनत कर मिल रहा है। एक इनके फिर उन्होंने कहा, एक और मक्कार थे वो प्रवक्ता,
कि आप ये बताइए जो एमएसपी करे, दुनिया में कौन सा देश ऐसा है जो एमएसपी दे रहा है। तब वो एक और डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी हैं, उन्होंने कहा कि 2020 दिसंबर में स्पेन ऐसा पहला राष्ट्र है जिसने लागत और मेहनत से नीचे खरीदार पर आर्थिक दंड का प्रावधान किया है या सज़ा का प्रावधान किया है। तो पहला देश स्पेन बन गया है। फ्रांस और जर्मन में भी ये प्रावधान चलने जा रहा है। साथ में उन्होंने भी कहा कि जब भी कहते हैं कि भाई इस मॉडल से लाभ हुआ, एमएसपी की जरूरत नहीं पड़ रही, तो जब ये अब आप देखिए 1865 में जो अमेरिका या पश्चिम देशों को के किसानों को वो मिलता था मूल्य अनाज का, उससे आधे से भी ज़्यादा आज मिल रहा है 1865 का मूल्य। और आज इसी मॉडल में, जिस मॉडल को आप हमारे यहाँ देश में थोपना चाहते हैं, ये मॉडल वहाँ विफल है। तो आप ये क्यों नहीं कहते कि हम वहाँ पर ये विफल है और हम यहाँ इस पर कैसे लागू कर देंगे? कौन सा अलादीन का चिराग है सरकार के पास में? लेकिन नहीं। और मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हिंदुत्व के नाम पर, जातिवाद के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर ना बांटा जाए। ये सत्य की लड़ाई है, वास्तविकता की लड़ाई है। और किसान समृद्ध नहीं होगा तो समाज समृद्ध नहीं होगा, राष्ट्र समृद्ध नहीं होगा। जैसे मैं इस जगह पर खड़ा हूँ, ये बड़े पेड़ हैं, जब बड़ा पेड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उसके इर्द गिर्द कुछ नहीं होता। ये देखिए, ये बंजर, ये पौधा, छोटे छोटे पौधे हैं, अस्तित्व नहीं, ग्रीन है, इनकी कोई ताकत नहीं है। इसके अलावा जो वो बड़े पेड़ फल फूल रहे हैं। तो ऐसे जब आप सबको समान संतुलन और समानता का भाव और योग्यता के अनुसार स्थान देंगे और किसी को विशालकाय करेंगे, तो उसके संरक्षण में आने वाले व्यक्ति या पेड़ पौधे जैसे पनपते नहीं हैं, ऐसे ही वो समाज वर्ग नहीं पनपता है, क्योंकि वो अपने विस्तारीकरण में लग जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ ये असंतुलन की भाव है, इनको दूर करने के लिए आप एक व्यापक प्रणाली बनाइए, क्योंकि हजारों साल हमने गुलामी झेली है। उस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक राष्ट्रवाद का, मानवतावाद का, सत्तावाद का भाव लाइए। ढकोसला मत करिए, पूंजीपतियों के लिए लड़ाई मत लड़िए, कुतर्क मत करिए। आज ऐसी अवस्था हो गई है मोदी जी की और इनकी कि ये हजार झूठ भी सही लग रहे हैं कि वर्तमान में। तो इन अवस्था को बताने के लिए संदीप जी का धन्यवाद, और मेरा इन अपने शब्दों में बताने के लिए प्रयास, इस पर बड़ा ध्यान देना। नमस्कार।